दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली होने लगी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 500 के करीब है। दिल्ली का एवरेज AQI सुबह 5 बजे 472 दर्ज किया गया। आज सुबह से पूरी दिल्ली घने कोहरे की चपेट में है। आनंद विहार जैसे इलाकों में प्रदूषण से हालात काफी खराब हैं। कल तक हवा का स्तर बेहद खराब था, लेकिन आज ये गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है, जो AQI का सबसे ज्यादा निचला स्तर माना जाता है। नोएडा में AQI 562 है, जबकि गुरुग्राम में ये 539 दर्ज किया गया है। इसी तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास ये 563 दर्ज किया गया है। अक्षरधाम और आनंद विहार की ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें भी बता रही हैं कि दिल्ली में प्रदूषण से हालात कितने खराब हो चले हैं। हर तरफ घनी धुंध छाई हुई है। अक्षरधाम इलाके में भी हवा का स्तर गंभीर दर्ज किया गया है। प्रदूषण को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। 8वीं तक के सभी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों को 8 नवंबर तक ऑनलाइन कर दिया गया है। ऑफलाइन क्लास प्रदूषण के चलते बंद कर दी गई है। ये फैसला जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने लिया। 8 नवंबर तक क्लास ऑनलाइन ही होगी। 9वीं से आगे की क्लास भी ऑनलाइन करने पर विचार हो रहा है। प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बाद दिल्ली में कई पाबंदियां लागू कर दी गई। राजधानी में जरूरी सामानों के अलावा डीजल ट्रकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। हाईवे, सड़कों, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन और पाइपलाइन जैसे बड़े प्रोजेक्ट के निर्माण पर भी रोक रहेगी। स्कूलों को भी बंद करने की मांग उठ रही है। दिल्ली में हवा का स्तर काफी खराब है, लेकिन इसके बाद भी पंजाब के कई शहरों में पराली जलाने के तमाम मामले सामने आ रहे हैं। अमृतसर से लेकर जालंधर, भटिंडा में लगातार किसान पराली जला रहे हैं। माना जा रहा है कि इसके धुएं की वजह से दिल्ली में हालात खराब हो रहे हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी को गिरफ्तार करने की चुनौती दी है। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर गुनाह किया है तो पूछताछ क्या करना है, सीधा गिरफ्तार करो। दिलचस्प ये है कि चुनौती देने के बाद उन्होंने पेशी के लिए जांच एजेंसी से 3 हफ्ते का वक्त मांगा। दरअसल ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन के मामले में हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। हेमंत सोरेन की पेशी के लिए तय वक्त के बीच उनकी पार्टी के कार्यकर्ता रांची के मोरहाबादी मैदान में जमा होते रहे, जिन्हें बाद में मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार में पीओके को फिर से हासिल करने का मुद्दा गरमा रहा है। कांगड़ा में राजनाथ सिंह की रैली में लोगों ने पीओके चाहिए के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस पर राजनाथ मुस्कुरा दिए और कहा, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि आजाद भारत में नेताओं की कथनी करनी में अंतर है, इसलिए राजनीति और नेताओं पर से जनता का विश्वास खत्म हो गया है। विश्वास के संकट को बीजेपी ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी हिमाचल में कई जगहों पर रैली की। उधर सोलन में केजरीवाल के रोड शो के दौरान जमकर हंगामा हुआ। पंजाब से आए टीईटी अभ्यर्थियों ने भगवंत मान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। छह राज्यों के 7 सीटों पर उपचुनाव में उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। नतीजों का ऐलान 6 नवंबर को होगा। हरियाणा के आदमपुर सीट पर 70% से ज्यादा वोटिंग हुई। यहां से बीजेपी के टिकट पर कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई चुनावी मैदान में है। वहीं बिहार के मोकामा सीट पर करीब 53% मतदाताओं ने वोट डाले। बिहार के मोकामा सीट पर बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी आरजेडी से उम्मीदवार है। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, उनमें 2-2 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस का कब्जा था। वहीं 3 सीटों पर बीजेडी, शिवसेना और आरजेडी थे। भारत जोड़ो यात्रा का तेलंगाना में 12वां दिन है। रुद्रम में राहुल गांधी का अलग अंदाज दिखाई दिया। उन्होंने लोक नृत्य ढिमसा में लोक कलाकारों के साथ अपने हुनर भी दिखाए। इसके बाद राहुल गांधी ने बोनालू सेलिब्रेशन किया। इसमें उन्होंने खुद को कोड़े मारे। तेलंगाना के बोनालू फेस्टिवल में कोड़े मारने की परंपरा है। भारत जोड़ो यात्रा में आज एक दिन का ब्रेक है। 7 नवम्बर को यात्रा महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी। चेन्नई दौरे पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सूबे के कार्यवाहक राज्यपाल एल गणेशन के घर पर ढोल बजाती नजर आईं। दरअसल ममता बनर्जी राज्यपाल के भाई के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची थी। एल गणेशन के घर के बाहर पारंपरिक अंदाज में मेहमानों के स्वागत के लिए ढोल वाले मौजूद थे। ममता बनर्जी ने उनके साथ ढोल बजाया। इससे पहले ममता बनर्जी ने कल तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के साथ बैठक की थी।
तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम नहीं हो रही। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से सत्येंद्र को जेल में मिल रही वीआईपी सुविधाओं पर रिपोर्ट मांगी है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ईडी ने कोर्ट को बताया था कि सत्येंद्र जैन को जेल में हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। ईडी ने गृह मंत्रालय को भी इससे जुड़ी जानकारी दी थी। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर केजरीवाल सरकार पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। राज्य की 182 सीटों वाली विधानसभा के लिए 2 चरणों में मतदान कराया जाएगा। पहले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर को और दूसरे चरण की वोटिंग 5 दिसंबर को होगी। मतगणना 8 दिसंबर को कराई जाएगी। गुजरात में वर्तमान में 4 करोड़ 90 लाख से अधिक मतदाता हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार 51,782 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लाल किले पर हमले में दोषी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की फांसी की सजा बरकरार रखी है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने अशफाक की तरफ से दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले अक्टूबर 2005 में निचली अदालत ने आरिफ को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी आरिफ की फांसी की सजा को बरकरार रखा था। आतंकी संगठन लश्कर ने 22 दिसंबर 2000 को लाल किले पर गोलीबारी की थी। दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली होने लगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया और पूरी दिल्ली घने कोहरे की चपेट में है। प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बाद कई पाबंदियां लागू कर दिए गए। राजधानी में जरूरी सामानों के अलावा डीजल ट्रकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई। हाईवे, सड़कों, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन और पाइपलाइन जैसे बड़े प्रोजेक्ट के निर्माण पर भी रोक रहेगी। स्कूलों को भी बंद करने की मांग उठी है। T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप 2 के एक मैच में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को बड़े अंतर से हरा दिया। इस जीत के साथ पाकिस्तान के 4 अंक हो गए हैं और सेमीफाइनल में पहुंचने की हल्की उम्मीद अभी भी बरकरार है। पहले खेलते हुए पाकिस्तान ने 9 विकेट पर 185 रन बनाए, लेकिन बारिश से प्रभावित मैच में साउथ अफ्रीका की टीम 14 ओवर में 9 विकेट पर 108 रन ही बना पाई और डकवर्थ लुइस नियम के तहत पाकिस्तान 33 रन से मैच जीत गया। महज 22 गेंद में 52 रन बनाकर और 2 विकेट झटककर शादाब खान मैन ऑफ द मैच बने। पाकिस्तान का अगला मैच 6 नवंबर को बांग्लादेश के खिलाफ है। इटावा की एकता कॉलोनी में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कार्य रोकने गए लेखपाल पर कुछ दबंगों ने हमला कर दिया। उसके सिर पर ईंट मारकर दबंगों ने बुरी तरह घायल कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लेखपाल को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस दबंगों की पहचान कर आरोपियों की तलाश कर रही है। गुजरात पुलिस लगातार ड्रग्स तस्करों पर शिकंजा कस रही है। सूरत में पुलिस ने ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी है। सारोली इलाके में पुलिस ने एक शख्स को 752 ग्राम ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया, जिसकी कीमत करीब 79 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी मुंबई का रहने वाला है, जो सूरत में ड्रग्स की सप्लाई करता था। इंदौर में क्राइम ब्रांच ने सेक्सटॉर्शन गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इंदौर के एक निजी कॉलेज के स्टोर मैनेजर की आत्महत्या में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पता चला कि गिरोह ने मैनेजर का न्यूड वीडियो बना लिया था, जिसके बाद से आरोपी मैनेजर को ब्लैकमेल कर रुपयों की मांग कर रहे थे। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक ये लोग फर्जी सिम कार्ड के जरिए इंटरनेट पर महिलाओं की फेक आईडी बनाकर शिकार की तलाश करते थे। गाजियाबाद के कबीरनगर इलाके में पुलिस ने एक नटवर लाल को गिरफ्तार कर लिया, जो लोगों को आईपीएस अधिकारी बनकर ठगता था। पुलिस ने ठग की एक महिला साथी को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी नौकरी का झांसा देकर लाखों की ठगी को अंजाम दे चुका था। आरोपी के पास से एक लग्जरी कार भी बरामद की गई है। औरंगाबाद में एक्साइज विभाग ने विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं में गांजे की खेती का खुलासा किया। एक्साइज विभाग के अधिकारियों ने खेत में छापा मारकर 56 गांजे के पौधे को जब्त कर लिया है। इनकी कीमत करीब 8 लाख बताई जा रही है।